एयरपोर्ट पर 10 रुपए में चाय और 10 रुपए में पानी के दाम करवाने वाला नेता राघव चड्ढा, डिलीवरी बॉय के लिए उनके डिलीवरी वक्त को बढ़ाने वाला नेता राघव चड्ढा, सदन में 30 मिनट तक मोबाइल रिचार्ज की मांग करने वाला इकलौता नेता राघव चड्ढा, वो राघव चड्ढा जिनके सदन में उठाए हुए मुद्दे देश से लेकर विदेश तक चर्चा में रहते हैं। उस राघव चड्ढा को उनकी पार्टी ने बोलने से और सदन में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे चमकते युवा चेहरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अचानक राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर मांग की है कि राघव चड्ढा को अब सदन में बोलने का समय न दिया जाए। और जब ये फैसला आया तो पूरा सियासी गलियारा हिल सा गया। सवाल चारों तरफ घूम रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ये किया क्यों? क्या राघव चड्ढा की वो आवाज जो आम आदमी के दर्द को संसद तक पहुंचाती थी, वो आवाज आम आदमी पार्टी को खटकने लगी थी? क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता, जनता से जुड़े मुद्दे और व्यक्तिगत ब्रांडिंग ने पार्टी के अंदर असहजता पैदा कर दी थी? या फिर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी में थे? तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक साधारण सा लड़का कैसे देश के सबसे बड़े सदन में जा पहुंचा। दोस्तों, फरवरी के अंत में जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता अदालत से बरी हुए तो पूरी पार्टी जश्न मना रही थी। केजरीवाल की आंखों में आंसू थे, नेता एक्स पर भाजपा पर हमला बोल रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा कहां थे? राघव चड्ढा पूरी तरह से खामोश दिखाई दिए। ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया, ना जश्न में शामिल हुए। उनकी चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राघव अब पार्टी के कार्यक्रम में कम ही दिखाई देते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ रैलियां की, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करने लगे। एक्स पर पोस्ट करते तो ना आपका नाम, ना झंडा, ना निशान। लगता था वो अपनी ब्रांडिंग में जुट गए हैं। कभी पंजाब में अघोषित सीएम कहे जाते थे, अब दिल्ली में भी पार्टी के साथ कम नजर आते हैं। और इसी पर पार्टी को लगने लगा कि राघव राज्यसभा में पार्टी की लाइन से ज्यादा अपने व्यक्तिगत मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन पार्टी का फायदा कम हो रहा है। दूसरे सांसदों को बोलने का समय कम मिल रहा है। और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं वो भाजपा के करीब ना दिखने लगे। और आखिरकार गुरुवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से फैसला आ जाता है कि राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया गया है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर राघव चड्ढा का सफर शुरू कैसे होता है? तो देखिए, 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में सुनील चड्ढा और अलका चड्ढा के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राघव। परिवार मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। पिता बिजनेसमैन थे और माँ हाउसवाइफ। दोस्तों, घर में राजनीति की बात कभी नहीं होती थी। बात होती थी पढ़ाई की, अनुशासन की और प्रोफेशनल सेफ्टी की। राघव बचपन से ही क्रिकेट और बैडमिंटन के दीवाने थे। सेना में जाने का सपना देखते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। राघव चड्ढा ने स्कूल की पढ़ाई मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से की है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का फैसला लिया। डिलॉयट और ग्रैंड थॉर्ंटन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने काम किया। फाइनेंस, ऑडिट, बजट, टैक्स, इन सब की गहरी समझ उनके पास आ गई। 2010 के दशक के आखिरी में वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। तब पार्टी नई नई थी, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था। राघव पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बने, प्रवक्ता बने, न्यूज चैनलों पर बजट, टैक्स और आर्थिक नीतियों पर इतने तथ्यों के साथ बहस करते कि लोग हैरान रह जाते। 2019 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर भी नाम बना रहा। इसके बाद 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट से लड़े, करीब 20,000 वोटों के अंतर से जीत गए। विधायक बनते ही उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यहां उन्होंने 24 घंटे पानी की सप्लाई, लीकेज कम करना और यमुना साफ करने जैसे कामों पर जोर दिया। दोस्तों, राघव चड्ढा का फाइनेंस बैकग्राउंड यहां भी काम आया। मीडिया उन्हें युवा नेता प्लस टेक्नोक्रेट कहने लगा।
2022 में पार्टी ने उन्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया। पंजाब में आप की 92 सीटों की भारी जीत में राघव की रणनीति और संगठन का बड़ा हाथ था। उसी साल पंजाब के विधायकों ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। मात्र 33 साल की उम्र में वो पंजाब से सबसे युवा राज्यसभा सदस्य बन गए। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने जो तूफान मचाया वो यादगार रहा। उन्होंने एक एक करके आम जनता के मुद्दे उठाए। पहला बड़ा मुद्दा था पितृत्व अवकाश। उन्होंने कहा बच्चे के जन्म पर सिर्फ मां नहीं, पिता की भी बराबर जिम्मेदारी होती है। पिता को नौकरी और बच्चे के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए। मां को भी पति के सहयोग की जरूरत होती है। सर, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाइयां माँ बाप दोनों को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ यानी कि मदर के हिस्से में डाल दी जाती है। और हमारा सिस्टम केवल मैटरनिटी लीव को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एक सोसाइटल फेलियर है जिसे हमारे लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, कानून समाज का आईना होता है और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली ये संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी, इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है। सर, संसद में इस मांग के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई। फिर एयरलाइंस की बैगेज पॉलिसी पर सवाल किए और सदन में कहा कि अगर बैग थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो एयरलाइंस अतिरिक्त चार्ज वसूलती है, लेकिन फ्लाइट घंटों लेट हो जाए तो यात्री को कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर भी चोट की। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, इन शहरों में लोग हर साल 100 से 168 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। समय बर्बाद, प्रोडक्टिविटी गिरती है, फ्यूल खर्च होता है और प्रदूषण फैलता है। उन्होंने नेशनल अर्बन डी कंजेशन मिशन शुरू करने की मांग की। सुबह शाम दिल्ली में रिंग रोड, आश्रम चौक, धौला कुआं या NH8 के दिल्ली गुड़गांव स्ट्रेच पर निकल जाइए, या बेंगलोर का सिल्क रोड जंक्शन या आउटर रिंग रोड, या कोलकाता का AJC बोस रोड या चौरंगी रोड, या मुंबई में अंधेरी या बैंड्रा से फोर्ट जाना हो या टाउन साइड जाना हो, तो आपको लगेगा कि आप रोड पर नहीं हैं बल्कि एक लंबी पार्किंग लाइन या एक पार्किंग के लॉट में खड़े हैं। लोग कार में बैठकर ऑफिस का काम कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रहा होता। यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, यह इकोनॉमिक लॉस भी है। आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु में एक कम्यूटर हर साल ऑन एन एवरेज 168 आवर्स ट्रैफिक में फंसा रहता, यानी कि करीब 7 पूरे दिन। दिल्ली में लगभग 104 आवर्स पर ईयर, पुणे में 152 घंटे, कोलकाता में करीब 110 घंटे, चेन्नई में करीब 100 घंटे प्रतिवर्ष और मुंबई में करीब 126 घंटे हर साल ट्रैफिक में ही निकल जाते हैं। यह सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, यह प्रोडक्टिविटी का लॉस है, फ्यूल का वेस्टेज है, पॉल्यूशन बढ़ता है और लोगों को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी सीधा असर डाला जाता है। शेयर बाजार में गिरावट पर भी आवाज उठाई। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण छोटे निवेशक, SIP होल्डर, मिडिल क्लास परिवार नुकसान उठा रहे हैं। भारत युद्ध में शामिल नहीं, फिर भी कीमत चुकानी पड़ रही है। राहत पैकेज, टैक्स छूट की मांग की। सर, वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग एस्केलेशन चल रही है उसके चलते सर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी देखी जा रही है और भारत में भी सर शार्प इरोजन देखा गया है इन्वेस्टर वेल्थ में। सर, ये इंडिया का क्राइसिस नहीं है, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इस जियोपॉलिटिकल ग्लोबल शॉक के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और खास तौर पे भारत का बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक शॉक लगा है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी जब पहली बार ये युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ अग्रेशन किया गया, तब से लेकर 23 फरवरी दैट इज यस्टरडे लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस भारत के इन्वेस्टर्स के इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। FPIs ने 52,000 करोड़ रुपए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया। रुपया 94 पहुंच गया।
ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन शॉक है। मेरी चिंता है सर कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश करते हैं, और खास तौर पे इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट, सैलरीड मिडिल क्लास और रिटायरीज जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं, उनकी चिंता है जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शौक भारतीय बाजार में देखे गए। फूड इंडस्ट्री के भ्रामक विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां फलों के जूस के नाम पर चीनी भरा रस बेच रही हैं, पैकेट पर आकर्षक तस्वीरें लगाकर बच्चों को गुमराह कर रही हैं। इससे डायबिटीज और लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने इसके खिलाफ सख्त नियम बनाने की मांग की। भारत का कंज्यूमर बाजार एक बड़ी बीमारी का शिकार है जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। जब हम एक फ्रूट जूस की बोतल खरीदते हैं तो उसके फ्रंट पे फ्रेश फ्रूट जूसेस की बड़ी जूसी फ्रूट्स की पिक्चर होती है, लेकिन पीछे स्मॉल टेक्स्ट में बैक ऑफ द पैकेजिंग उस फ्रूट जूस के लिखा होता है दैट पिक्चर इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पस ओनली। एंड हमारे देश का कंज्यूमर, खास तौर पे देश का युवा, इन ड्रिंक्स को ये सोच के कंज्यूम करता है कि ये हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो चीनी का घोल पी रहा है जिसके चलते डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस होती। मोबाइल डेटा प्लान्स पर भी सवाल उठाए। उन्होंने संसद भवन में कहा कि टेलीकॉम कंपनियां पूरा पैसा लेती हैं, लेकिन बचा हुआ डेटा दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस। दोस्तों, राघव चड्ढा ने मांग की कि अनयूज्ड डेटा अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो, अगली रिचार्ज में एडजस्ट हो और जरूरत पड़े तो परिवार या दोस्तों को ट्रांसफर भी हो सके। दोस्तों, ये मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े थे। हर मुद्दे पर राघव चड्ढा की तैयारी, आंकड़े और तर्क इतने मजबूत थे कि सरकार को जवाब देना पड़ता। कई बार सरकार ने उनके सुझावों पर तुरंत एक्शन लिया, और जैसे एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय जिसका वीडियो बनाकर राघव चड्ढा खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर ये बात क्यों अखड़ने लगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। धीरे धीरे दरार साफ दिखने लगी। दोस्तों, राघव चड्ढा आज भी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में शुमार हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा की पर्सनल लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं। 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की। उदयपुर के लीला पैलेस में धूमधाम से शादी हुई। कुछ समय बाद तलाक की अफवाहें आई, लेकिन दोनों ने मिलकर रिश्ते को संभाला। 19 अक्टूबर 2025 को उनके घर पहला बेटा नीर का जन्म हुआ। राजनीतिक रूप से राघव अब कहां जाएंगे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसी अफवाहें राजनीतिक गलियारों में फैल रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, वो ये कि राघव चड्ढा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक अध्याय का अंत है। नया अध्याय शुरू होने वाला है, और इस बार शायद वो और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा स्वतंत्र आवाज के साथ वापसी करें। अब हो सकता है कि वो आवाज किसी नए दल के साथ आए। खैर, आपको क्या लगता है? राघव चड्ढा किस ओर जाने वाले हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।